सो है गेस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो IRFC काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस। आज के दिन कंपनी में 5% की तेज़ी हमें देखने को मिली। एक टाइम पे तेज़ी 5% की थी, क्लोजिंग टाइम कंपनी में थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिली, बट अल्टीमेटली अगर देखोगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस हमें अच्छा ही देखने को मिला था। अब दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस तो चलो अच्छा था, बट इस परफॉर्मेंस के पीछे के रीजंस की अगर हम बात करें तो कंपनी के ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को आप देखो। पिछले 20 दिन का अगर आप एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देखोगे इस कंपनी का तो वो आपको 40 लाख देखने को मिलता है। और वही आज के दिन की बात करें तो आपको 3 करोड़ शेयर्स चेंज हैंड होते हुए नजर आए। कहाँ 40 लाख पर डे आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे थे और आज के दिन यही नंबर 3 करोड़ तक गया। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि आज के दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट देखने को मिला इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के थ्रू इस कंपनी में। और देखो दोस्तों ये चीज़ें तब हमें देखने को मिलती है जब कोई बड़ा इवेंट हमें देखने को मिलता है किसी कंपनी को लेकर या किसी सेक्टर को लेकर। अब देखो आप सभी को पता है बजट हमें 2 महीने में देखने को मिल जाएगी। 2 महीने नहीं, आप 1 ही महीना या 1.5 महीना आप मुश्किल से बोलो, 1 से 1.5 महीने में हमें बजट देखने को मिलने वाली है 2027 के फाइनेंशियल ईयर का। अब बजट को लेकर रेलवे सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं सभी काफ़ी ज़्यादा फोकस में आ चुकी है, क्योंकि वंस अगेन रेलवे सेक्टर में बजट एलोकेशन की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। देखो दोस्तों पिछले साल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से एलोकेशंस आपको देखने को नहीं मिली थी, बट इस बार मार्केट एक्सपेक्टेशन ये है कि 10 से 12% की इंक्रीज़ हमें प्रीवियस बजट के मुकाबले देखने को मिल सकती है इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में। और इस बार के एलोकेशन हमें देखने को मिल सकता है 2,75,000 करोड़ का, 76,000 करोड़ का। तो इससे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, जितने भी कंपनीज है रेलवे सेक्टर की उनको अगले फाइनेंशियल ईयर पे काफ़ी अच्छा बिजनेस मिल सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पिछले 1 साल में कंपनी को अच्छा बिजनेस नहीं मिला है या फिर पिछले 2 साल में कंपनी को अच्छा बिजनेस नहीं मिला है, 1 साल और 2 साल दोनों में कंपनी को काफ़ी अच्छा बिजनेस मिला है, वो कंपनी के ऑर्डर बुक ही हमें दिखा देता है। बट क्या वैसे बिजनेस के बाद हमने कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में कोई बड़ी ग्रोथ देखी है? नहीं देखी है। तो इस वजह से आप एक चीज़ समझो कि अभी अगर मान लो रेलवे सेक्टर में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, चाहे ट्रेडर की बात करें या फिर इन्वेस्टर्स की, तो इसमें फोमो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक बोल सकते हैं ट्रेंड सा बन गया है। बजट से पहले रेलवे सेक्टर फोकस में रहेगा, डिफेंस सेक्टर फोकस में रहेगा, तो हमेशा उस फोमो में जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी लॉजिकल चीज़ों को भी नोट करना है। पिछले बार भी तो कंपनी को अच्छा बिजनेस मिला था, लगातार कॉन्ट्रैक्ट्स इश्यूज हुए थे, बट क्या कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में उसका कोई झलक दिखा था? नहीं दिखा था। तो इस वजह से अब कंपनी के बिजनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ना कि सिर्फ बजट के एलोकेशंस को। अगर एग्जीक्यूशन परफेक्ट नहीं होगी तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और उस केस में क्या है कि मार्केट अगर मान लो फोमो की वजह से ज़्यादा वैल्यूएशन दे भी दे तो वो वैल्यूएशन सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है और अच्छी तरह से इस पर रिसर्च करनी है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों अगर हम CDSL की बात करें तो ये कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को देखो। ये कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 78.3% डिपॉजिटरी जनरेट करके देता है। डिपॉजिटरी कंपनी का मेन की सेगमेंट है। उसके अलावा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है डाटा एंट्री एंड स्टोरेज का, जो कि 21.4% रेवेन्यू जनरेट करता है टोटल रेवेन्यू का।
उसके अलावा एक और है रेपोजिटरी, जो कि बहुत कम रेवेन्यू कंपनी को देता है, उसका बात हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे। बट जब हम बात करते हैं डिपॉजिटरी का, तो डिपॉजिटरी बेसिकली कंपनी को बिजनेस तब देता है जब मार्केट में अच्छे वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलते हैं। अच्छे वॉल्यूम्स जब होते हैं तो अच्छे ट्रांजेक्शन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। मान लो किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, फिर प्रॉफिट बुक किया, फिर लॉस बुक किया, तो उस केस में आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, और ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा तब हमें देखने को मिलती है जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। ठीक है, अब मार्केट में जब अपॉर्चुनिटी दिखता है तो ऑब्वियस सी बात है लोग ज़्यादा मार्केट के साथ जुड़ते हैं। और रिसेंट टाइम्स में मार्केट में जिस लेवल की वॉलेटिलिटी दिखी है उसमें तो देखा है हमने कि मार्केट के साथ कुछ खास लोग जुड़ नहीं रहे हैं। जो लोग पहले से हैं वो कुछ खास अपॉर्चुनिटी मार्केट में देख भी नहीं रहे हैं। वो चीज़ हमें दिखाता है इक्विटी टर्नओवर का डेटा। अब देखो दोस्तों, बीएससी का इक्विटी टर्नओवर का अगर डेटा देखोगे, एनएससी का मैंने नहीं दिखा है, बीएससी की ही बात कर हम लोग कर रहे हैं। दिसंबर महीने का अगर आप डेटा देखोगे तो टोटल जो इक्विटी में हमें टर्नओवर देखने को मिला है वो 1,09,668 करोड़ देखने को मिला है। ठीक है, और अभी तक 16 ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिले हैं। 16 ट्रेडिंग सेशन में अगर 1,09,668 करोड़ का टर्नओवर जनरेट हुआ है तो पर डे का जो एवरेज निकल रहा है वो 6,000 समथिंग निकल रहा है। और 6,000 समथिंग को अगर हम कंपैरिजन करें पिछले महीने के पर डे से या फिर उससे पिछले महीने के पर डे से, तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है। अब देखो दोस्तों, अक्टूबर के महीने में जो पर डे का हमें वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा था, या फिर बोल सकते हैं हाँ टर्नओवर देखने को मिल रहा था, वो 7,000 समथिंग देखने को मिल रही थी। फिर नवंबर के महीने में 8,000 करोड़ के आसपास दिखा, बट इस बार उम्मीद थी कि 9,000 करोड़ हो सकता है या 8,500 करोड़ हो जाए। बट इस बार चलो 9,000 इग्नोर करो, 8,500 भी इग्नोर करो, इस बार तो नंबर 7,000 के आसपास भी नहीं जा रहा है। और 7,000 के आसपास भी नहीं जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इक्विटी में इस बार लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं है, लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखा नहीं है। इस वजह से ट्रांजेक्शन्स हमें कम होती हुई दिखी है, और ट्रांजेक्शन्स अगर कम हुई हैं तो ऑब्वियसली बात है कि कंपनी का जो मेन की सेगमेंट है वो इस बार हो सकता है Q3 के दिसंबर महीने में उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट ना कर पाए नवंबर और अक्टूबर के कंपैरिजन में। तो इससे कंपनी की Q3 में इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी का बिजनेस कंपनी का बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको। कहने का मतलब ये है कि अभी के टाइम पे जो डेटा हमारे पास है उस डेटा के हिसाब से यही लग रहा है कि कंपनी के Q3 में जो नंबर्स रिपोर्ट होंगे वो नंबर्स थोड़े स्ट्रगल करेंगे। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो Q1Q बेसिस पे हो सकता है कि नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिल जाए, क्योंकि Q2 के मुकाबले Q3 का डेटा अभी भी बेटर है। बट हो सकता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिले तो उतना ज़्यादा कमाल का देखने को ना मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है अगर आप CDSL के इन्वेस्टर हैं। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। मार्केट में जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है उस टाइम प्रॉपर एनालिसिस आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों काइनेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी रिसेंट टाइम में इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है। 47.1% की गिरावट इस कंपनी में हमें देखने को मिली है। अब इस गिरावट की अगर हम रीज़न की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, रीज़न आप सभी को पता ही होगा कि कोटक इक्विटीज़ ने जो कंसर्न हाईलाइट किया था कंपनी के डिस्क्लोजर को लेकर कि कई सारे मिसमैच है, वो सारे कंसर्न की वजह से इन्वेस्टर्स के मन में एक डर क्रिएट हुआ था और एक हेवी सेलिंग काइनेस टेक्नोलॉजी को फेस करना पड़ा था। बट दोस्तों ये सारी चीज़ें तो चलो मार्केट में होती हैं, और इस वजह से कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स एक टाइम पे 150 के आसपास चल रहा था वो अभी के टाइम पे देखोगे तो 70 के आसपास आ चुका है। तो वैल्यूएशंस में भी काफ़ी अच्छी ड्रॉप है। बट इस पीरियड में अगर हम कंपनी के नंबर्स की बात करें, जो कंपनी के वैल्यूएशंस को नीचे और ऊपर दोनों ले जाने का काम कर सकता है, उसके बारे में तो पिछले एक साल में कंपनी ने रेवेन्यू को 45% से और प्रॉफिट को 59% से ग्रो किया है। 47% कंपनी नीचे है अभी अपनी 52 वीक हाई से। और कंपनी के आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट अगर मान लो पहले जैसे देखने को मिल जाए, लाइक अगर कंपनी के रेवेन्यू 58% से ग्रो किए थे पिछले क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में भी 58-60% वाली ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर दे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में, तो उस केस में क्या है कि कंपनी का जो EPS है वो हमें ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, और कंपनी के EPS की वजह से वैल्यूएशंस और भी ज़्यादा नीचे चला जाएगा। और उस केस में कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है लोगों को, और वापस से एक जो बड़ा गैप है 52 वीक हाई से, उस गैप को अपॉर्चुनिटी की तरह देखकर एक रिकवरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे रहते हैं तो जो गिरावट कंपनी में हुई है उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस के बारे में
तो बिज़नेस में तो चलो ऐसी कोई कंसर्न हाईलाइट नहीं हुई है, बट अगर हम बात करें कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, तो बैलेंस शीट में कंपनी ने जो फिक्स एसेट्स शो किया है उसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली है। ऑलमोस्ट फिक्स एसेट्स कंपनी का डबल हुआ है, और फिक्स एसेट्स में जनरली किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी कैपेक्स या फिर एक्सपेंशन अपने आप को करती हुई नजर आएगी इन फ्यूचर। और साथ में दोस्तों आने वाले क्वार्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा वहाँ पर देखना पड़ेगा कि एफआईज और डीआईज के इंटरेस्ट इस कंपनी में कैसी दिख रही है। अगर वो सही दिख रही है तो बोल सकते हैं ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत दिनों तक आपको हाईलाइट होती हुई देखने को मिलेगी नहीं, और कंपनी के नंबर्स भी सही देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंपनी के Q3 में आपको नोट करना है, कंपनी के रिजल्ट नोट करना है, कंपनी के वैल्यूएशन नोट करना है, बैलेंस शीट को नोट करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर भी कंपनी ने बताया था 2026 में वो पॉजिटिव हो जाएगा, और एट द एंड एफआईज और डीआईज के इंटरेस्ट इस कंपनी में कैसी है, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट करके ज़रूर चल सकते हो। तो इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों MCX। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया था फर्स्ट एवर 1:5 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट, जिसका कंपनी ने रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया है 2 जनवरी का। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस डेट को आप नोट कर लो। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।